नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो सुपौल से है। सुपौल में बस और कार की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सदर थाना के डकही घाट के पास यह हादसा पेश आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुपौल से, जहां पर बस और कार की टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौके की, आप देख सकते हैं। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। बस और कार के बीच टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई है। अमित से ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, क्या कुछ अपडेट है? 2 लोगों की मौत हुई है, रफ्तार की कहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी सिरंधा, दोनों गाड़ी बारात सवार गाड़ी थी। एक सिंहेश्वर से लौट रही थी और दूसरी सुपौल से जा रही थी। इसी दौरान दोनों में टक्कर हो गई है डकही घाट के पास और उससे 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिससे 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है सिरंधा। और फिलहाल पुलिस मामले की सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है, लेकिन सबसे चिंताजनक विषय यह है कि 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है सिरंधा। बिल्कुल अमित, जानना चाहूंगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? दरअसल सुबह में कुहासा से लगा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी दिखी नहीं होगी, लोग स्थानीय लोग जो बता रहे हैं। और उसी तरह इस दोनों बस काफी स्पीड में थी, जिसकी वजह से घटना सामने आई है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां थोड़ी सी भी सावधानी हटती है दुर्घटना हो जाती है। कुछ ऐसा ही सुपौल में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सीवान से, जहां दिव्यांग की हत्या कर दी गई है। 14 वर्षीय नाबालिग की गला रेतकर यहां पर हत्या कर दी गई है। मुफस्सिल थाना के जफरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। गांव में बारात देखने के लिए नाबालिग दरअसल गया हुआ था। माता पिता की पहले ही नाबालिग की मौत हो चुकी है। तो 14 वर्षीय नाबालिग दिव्यांग की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मृत्युंजय, आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस नाबालिग दिव्यांग की हत्या की है? ये देखिए, पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जफरा गांव की है, जहां पे जो ये दिव्यांग है, 14 वर्षीय दिव्यांग, वो गांव में बारात आई थी, वो देखने के लिए गया था, तो उसे गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो फिलहाल इस मुद्दे पे सीवान पुलिस कब्जे में इसके पहले भी माता पिता की हत्या हो चुकी है। तो पूरे पहलू पे अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है जो परिजन है, चावल वर्ग के लोग। लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश जुट गई कि आखिर दिव्यांग की हत्या किसने किया और क्या रीजन हो सकता है कि इस दिव्यांग को हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए। तो नाबालिग दिव्यांग की हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। बात अब अगली खबर की करेंगे। हम आपको बता दें कि मोतिहारी में पेट्रोल पंप पर लूट की घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप पर 1 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ढाका बैरगनिया पथ के चंदनबाड़ा पेट्रोल पंप पर यह घटना घटी है। 24 घंटे के भीतर लूट की दूसरी घटना सामने आई है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। 4 अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। ढाका बैरगनिया पथ के चंदनबाड़ा पंप पर 1 लाख की लूट की गई है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मुकेश, अपराधियों के हौसले बुलंद है, बदमाशों के, आप देखिए किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जी श्रीकांत, बता दूं कि पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र की एक घटना है और चंदनबाड़ा पेट्रोल पंप पर बीती रात अपराधियों ने धावा बोल करके, बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने धावा बोल करके लूट की घटना को अंजाम दिया है। 1 लाख रुपए लूट के ले गए हैं और अपराधियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को सूचना देने के बाद से पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है, पूरी घटना की जांच में। बिल्कुल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कब तक अपराधी पकड़ में आ पाते हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो पेट्रोल पंप से 1 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और उधर राजगीर में आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर 14 और 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि राजगीर में प्रशिक्षण शिविर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल जेडीयू ने प्रशिक्षण शिविर पर हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजगीर में दरअसल आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है 14 और 15 मार्च को, और इस प्रशिक्षण शिविर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू की तरफ से हमला बोला गया है आरजेडी के इस प्रशिक्षण शिविर पर। सबसे पहले लोग राजगीर के बारे में, जो राष्ट्रीय जनता दल का नेताओं का जो ये रहता था कि राजगीर में ही सारा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, पूरे बिहार के लिए काम किए। लेकिन लोगों को तंज होता था केवल राजगीर में ही काम होता है। आज वही अपना प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं राजगीर में। और कौन सा प्रशिक्षण देंगे लोग? कौन देगा प्रशिक्षण? 9वां फेल व्यक्ति तेजस्वी यादव जी,
कौन लोग वहाँ है कि अपने वर्करों को प्रशिक्षण देंगे? इन लोगों का कल्चर ही प्रशिक्षण के लायक नहीं है। राजगीर के लेकर मजाक उड़ाते थे, और जहाँ तक बात है, चलिए राजगीर का महत्व तो समझे। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों की पार्टी है राजद, और जो है प्रशिक्षण का को तो चलन रहा नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात है, प्रशिक्षण कौन कर देगा इन लोगों के पार्टी में? ये तो बलात्कारियों की पार्टी है, किस चीज़ का प्रशिक्षण देंगे? हर पार्टी संगठन को ये अधिकार है कि अपने कार्यक्रम करे और कहाँ करे। राजगीर में अगर हमें उचित जगह मिलेगा तो हम क्यों नहीं वहाँ अपना प्रशिक्षण करेंगे। तो ये जो व्यंग की बात करते हैं ना, वो व्यंग वस्तुतः जेडीयू की कमजोरी को दर्शाता है। और जेडीयू को ये नहीं भूलना चाहिए कि राजगीर में जो लोग प्रशिक्षण करते हैं वो सत्ता में आ जाते हैं। तो अगर आरजेडी के लोग प्रशिक्षण करने जा रहे हैं तो जेडीयू को खतरा इस बात की है कि कहीं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में तो नहीं आ रही है। तो राजगीर में इससे पहले प्रशिक्षण हुआ है कि नहीं? आरजेडी का ज्ञानवर्धन कर ले जेडीयू के लोग। आरजेडी का राजगीर किसी के जागीर नहीं है, पूरे बिहार की जागीर है राजगीर। जेडीयू की जागीर नहीं है अकेले राजगीर। दूसरा 9वां फेल की बात आई है, तो सोशल इंजीनियर है ना नीतीश कुमार, काहे नहीं अभी तक जवाब दिए? जो पलटी मारे उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में सवाल किए, उसका जवाब आप अभी तक ढूंढते रह गए। तो 14 और 15 मार्च को राजगीर में ये प्रशिक्षण शिविर आरजेडी का आयोजित होने वाला है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। एक एक कर आपको समझाते हैं आखिर लालटेन का राजगीर प्यार क्या है। दरअसल मजबूत सत्ता पक्ष नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। जेडीयू की इस पर विशेष नजर रहती है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की चाहत है जिले में अपनी मजबूती दर्ज कराने की, तो इसको लेकर दरअसल टसल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नालंदा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। करीब 25% कुर्मी वोटर यहां पर है। कुर्मी वोटरों को अपनी ओर करने की कोशिश में, उन्हें रिझाने की कोशिश में आरजेडी है। वहीं नीतीश सरकार में विकास के कई काम किए गए। क्षेत्र में विकास के दावों के बीच घर में ही नीतीश कुमार को चुनौती देना एक मकसद बताया जा रहा है आरजेडी का, और यही वजह है कि यहां पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें साल 2020 में जेडीयू ने यहां पर प्रशिक्षण शिविर लगाया था। जेडीयू की राह पर चलकर आरजेडी दमदार दिखने की कोशिश में है। तो ये सारे मकसद आरजेडी के बताए जा रहे हैं। नालंदा जिले की 7 विधानसभा में से 6 सीट एनडीए के पास है। आरजेडी नालंदा जिले में 1 से अधिक सीट जीतने की फिराक में है, और यही वजह है कि यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जाएगी। 14 और 15 तारीख को इस प्रशिक्षण शिविर का यहां पर आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि गृह जिले का हिस्सा है राजगीर, सीएम के गृह जिले का, और उस किले को भेदने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। और जेडीयू के विरोध के मायने भी आपको समझाते हैं। जेडीयू नालंदा को दरअसल अपना गढ़ मानता है, जो कि है भी। मुश्किल घड़ी में भी नालंदा जेडीयू के पास रहा है। नालंदा में किसी दूसरे की दखल से ऐतराज होता है जेडीयू को। विपक्ष यहां पर विकास को नकारता रहा है। 15 सालों से नालंदा के रास्ते ही सत्ता तक पहुंचे हैं नीतीश कुमार, और यही वजह है कि खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर आरजेडी की। और चुनावी सियासत में भीड़ के क्या मायने हैं? क्या भीड़ के रास्ते सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है? चुनावी साल में बिहार में इन दिनों जेडीयू और आरजेडी के बीच इसी भीड़ को लेकर ताल ठोकी जा रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम सियासी पार्टियां अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में रैलियों के जरिए ये पार्टियां अपनी भीड़ की ताकत दिखाने में भी लग गई हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अभी से ही रैलियों के जरिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में बिहार की 2 रैलियों को लेकर सियासत तेज है। मैंने निरुत्साहित लोगों की रैली, चाटुकारों की रैली, तरह तरह का पोस्टर और बैनर लेकर के मक्खन लगाने वालों की रैली, इसके अलावा कुछ था नहीं। अब विरोधी दलों को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये मास रैली नहीं है,
ये कार्यकर्ताओं की रैली है और कार्यकर्ताओं की रैली जनता दल यूनाइटेड के सिवाय किसी भी दल ने आज तक गांधी मैदान में नहीं की। जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में उम्मीद से कम भीड़ जुटी। इसे लेकर नीतीश खेमे में मायूसी है तो विरोधी इसी के बहाने सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकार भी बता रहे हैं कि नेता की असली ताकत उसकी रैली की भीड़ से ही आकी जाती है। आज भी आप इस मुगालते में है कि जेडीयू का संगठन विस्तार हुआ है बिहार में, तो भैया आपको मुबारक हो आपका संगठन, लेकिन चुनावी वर्ष में इस तरह का विफल आयोजन जेडीयू के सत्ता से बाहर जाने के लिए पर्याप्त संकेत दे दिया है। निश्चित रूप से उनको पीड़ा हो रही है, तो उनकी पीड़ा उनको मुबारक हो। हमारा मानना है कि संगठन की पद्धति में कार्यकर्ताओं के साथ समावेश करने का काम जदयू भी अच्छी तरह से करिए और 2020 के मिशन में निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत आधार है। ये तो ठीक है कि भीड़ से पता चलता है कि नेता कितने वजनदार हैं, कितना वक्त है उनका, जनता में कितनी पैठ है, वो कितना पेनिट्रेट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा यह तो समय ही बताएगा। वैसे ये बात भी सच है कि लालू के गरीब रैला के मुकाबले किसी भी दल या नेता ने भीड़ का रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाया। बावजूद इसके ये भी एक सच्चाई है कि इस भीड़ को नेता वोट में कितना बदल पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भीड़ जुटाकर क्या सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। अब तक 6 दिनों में सदन में काम और संग्राम दोनों देखने को मिला है। विपक्ष ने जहां सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तो सरकार अपने प्रस्तावों को पेश कर इसे पास भी कर रही है। इस सत्र में बजट के साथ साथ एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। वहीं 2021 में जातीय जनगणना का प्रस्ताव भी बिहार विधानसभा से पास हो चुका है। वहीं शिक्षक बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा भी दिखा है। ऐसे में आज का दिन भी हंगामेदार हो सकता है। और पीएम मोदी के एक फैसले ने, जो कि अभी हालांकि उन्होंने लिया नहीं है, एक ट्वीट ने दरअसल हंगामा खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने के संकेत दिए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स शॉक्ड हैं। पटना में भी लोगों ने पीएम मोदी से सोशल मीडिया नहीं छोड़ने की अपील की है। पटना वासियों से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। नरेंद्र मोदी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करते आए हैं। सोमवार की देर रात उन्होंने ऐसा ही एक फैसला किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सोशल मीडिया से अलग करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना के कुछ युवा और कुछ उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्या सोचते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, जो वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को सोशल मीडिया से अलग करना चाह रहे हैं, क्या कहें? नहीं, सोशल मीडिया से उनको अलग होना चाहिए, बहुत दुखद बात है। सोशल मीडिया से उनको अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए दुखी है कि उसको लोग उसको नकारात्मक दे रहा है, लोग गलत उसके इस्तेमाल कर रहा है। उसको सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सोशल मीडिया फ़ायदा की चीज़ है और नुकसान की चीज़ नहीं है। लेकिन उसमें जो नकारात्मक कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। उसको देश में जो दंगा फसाद ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुखी होकर। आप क्या मानते हैं? हम भी दुखी हैं कि ये हर इंसान को ज़रूरत है। सोशल मीडिया तो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहना चाहिए। सोशल मीडिया से अलग होना चाहिए पीएम को, या जुड़े रहना चाहिए? जुड़े रहना सोशल मीडिया। इससे भी एक चीज़ और है। आप बताइए, क्या मानते हैं आप? सोशल मीडिया से तो जुड़े रहना चाहिए, इसलिए कि वो एक लोकतंत्र और चुनाव के माध्यम से वो पीएम का जो पद होता है वो उससे सुशोभित करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो है नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? सोशल मीडिया से पीएम को जुड़े रहना चाहिए, या वो अलग होने का जो निर्णय ले रहे हैं, जो मन बना रहे हैं, वो? जी नहीं, मुझे नहीं लगता जो अलग होना चाहिए। जितना सोशल मीडिया से आजकल जो लोगों का जुड़ाव है, उससे हम लोगों को बाहर की जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे पहले तक घर में बैठे हैं, कुछ पता नहीं इधर उधर क्या। आजकल फेसबुक के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है, देश के हर एक कोने में सब कुछ पता चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा कोई नहीं है कि दूर हो जाएं, ये हो जाएं। तो मुझे बिल्कुल। चलिए, तो ये पटना के लोग हैं, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री
आपको सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कई अहम जानकारी जो है वो मिलती है लोगों को, कई अहम विषय जो है उसके संदर्भ में जानकारियाँ सोशल मीडिया के जरिए मिल जाती है। तो निश्चित तौर पे पटना के वासी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया से जुड़े रहें और देश के तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ के महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते रहे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी अपील यहाँ के लोग कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें, वैसा इस्तेमाल ना करें जो दिल्ली में देखने को मिला, जिसके कारण से देश में हिंसा की स्थिति हुई, दिल्ली जो है वो जला। तो उससे तौबा करना चाहिए, सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया से जुड़ के सिर्फ जानकारी हासिल करनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक सुर में पटना वासी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये फैसला नहीं लेना चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया पर रहना चाहिए। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज सदर अस्पताल से फेल हो चुके हेल्थ सिस्टम की एक तस्वीर सामने आई है। हम आपको बता दें, इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की रोशनी में मरीज का इलाज यहां पर किया जा रहा है। वैसे तो सदर अस्पताल में कई तरह की दिक्कतें हैं, डॉक्टर समय पर नहीं आते, सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन घंटों कटती बिजली ने व्यवस्था को बद से बदतर कर दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल की रोशनी में मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। दरअसल बीती रात सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बिजली नहीं थी। आखिरकार मोबाइल की रोशनी में ही इलाज शुरू कर दिया गया। वैसे ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ऐसा यहाँ हर रोज होता है। बड़ी बात है कि अस्पताल में जनरेटर है, जिसकी मरम्मत पर सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च भी करती है, बावजूद इसके अस्पताल अंधेरे में ही रहता है। इससे भी बड़ी बात है कि सदर एसडीएम से शिकायत के बावजूद हालात नहीं बदले। यहाँ तक कि खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गोपालगंज के प्रभारी मंत्री हैं। अब सोचिए, जिस जिले के प्रभारी खुद स्वास्थ्य मंत्री हों, उस जिले के सदर अस्पताल की यह स्थिति है, तो बाकी जिलों की स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश, प्रभारी मंत्री हैं यहाँ पर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद, उसके बाद शिकायत भी यहाँ पर की गई है अधिकारियों से, बावजूद इसके स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये गोपालगंज सदर अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर कई बार टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में इलाज होता है। और कल रात को जब यहाँ पर कई मरीजों को भर्ती कराया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक बिजली बत्ती गुल रही और इस अंधेरे में ही लोगों का इलाज किया जाता रहा। मैं बताऊं कि इस मामले में जब लोगों ने सिविल सर्जन को लगाया, वो फोन रिसीव नहीं किए, और जब एसडीएम से बात हुई तो उन्होंने इस मामले में फटकार भी लगाई हेल्थ मैनेजर को, सिविल सर्जन को, और तत्काल बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की उन्होंने निर्देश दिया। बावजूद इसके 1.5 घंटे तक बिजली यहाँ बाधित रही। श्रीरामदास जी बिल्कुल। डॉक्टर नंद किशोर सिविल सर्जन गोपालगंज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नंद किशोर जी, आखिर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो। डॉक्टर नंद किशोर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? डॉक्टर नंद किशोर जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि दुर्भाग्य है कि मंगल पांडे यहाँ से प्रभारी मंत्री हैं और बावजूद इसके यहाँ की तस्वीर नहीं बदल रही है। क्या दिक्कत हो गया? टॉर्च की रोशनी में एक शख्स का इलाज किया जा रहा है, तो क्या अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? आप ये बताइए मैडम कि 24 मतलब बाय द वे अगर एक मिनट के लिए चला गया तो उसको आप मैंने बहुत आप हाईलाइट करके न्यूज बना रहे हैं। बाय द वे आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है? नहीं, बाय द वे 1 मिनट के लिए अगर चला गया तो आप इसको इशू बना रहे हैं। 1 मिनट के लिए नहीं गया है, काफी देर तक ये तस्वीरें चल रही हैं और टॉर्च की रोशनी में ही इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर नंद किशोर, नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हम हमेशा ये कोशिश में रहते हैं कि बिजली ना जाए, बिजली प्रॉपर हम लोग का। नहीं तो जनरेटर की व्यवस्था है ना वहाँ पर? बिल्कुल, जनरेटर की व्यवस्था तो है ना वहाँ पर? बिल्कुल है, जनरेटर है और लाखों रुपए उस पर खर्च भी किए जाते हैं, उसके बाद ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम जनरेटर है, जब लाइन ऑफ होगा जनरेटर चालू करने में 2 मिनट 1 मिनट का वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए? तो उस बात का आप इंतजार करेंगे? किसी का इलाज चल रहा है, बीच में लाइट चली गई, तो आप बैठकर इंतजार करेंगे कि कब जनरेटर ऑन होगा? अरे जनरेटर पर बैठेगा, हैंडल चलाएगा, उसके बाद में लाइन आएगा। मैडम आपको कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि इसमें व्यवस्था में खामी है। डॉक्टर नंद किशोर जी, नहीं है, देखिए खामी नहीं है, ये खामी नहीं है,
हामी कैसे हम मान लेंगे? अगर मान लिया आधा मिनट 1 मिनट की लाइन चला गया तो उसको हम किस रूप में आप ले रहे हैं? ठीक है, आप लाइन पर रहिए, हम आपको सुनवाते हैं। बयान हमारे पास है जिसमें लोग कह रहे हैं कि 1-1 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। आप खुद सुन लीजिए। ये गलत बात है, 1 घंटे नहीं। ठीक है, आपको सुनवाते हैं हम। अभी एसडीएम साहब आए थे, उनसे बोला गया तो बोले 2 मिनट में लाइट आ जाएगा, अभी को आके चले गए, अभी तक नहीं आया है। 1 घंटे 45 मिनट हो गया लाइट को कटे हुए। एकदम अंधेरा है, छाया है अंदर, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर उनसे नहीं होता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हॉस्पिटल का ये रवैया है, ऐसा चल रहा है हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल चलता है। सुना आपने, हमने आपको बातें सुनवाई हैं, वहाँ पे लोगों की जो इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं। मैडम सुनिए, बाय द वे कल की बात होगी, कल ही ऐसा थोड़ा सा हुआ है, ऐसे नहीं होता, ये नॉर्मल प्रोसेस। ये अब आप ये मानने लगे कि कभी कभी ये होता है, तो अब हम कैसे माने? पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। नहीं, पहले नहीं, इस तरह का कल ही का हमको मैंने पता है। शर्मनाक तस्वीर है और आपको स्वीकार करना चाहिए कि हम व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जब आप अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो व्यवस्था सुधरेगी कैसे? नहीं, व्यवस्था सुधार के लिए तो हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं ना। चलिए देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले, वरना हम फिर दिखाएंगे खबर। आपको इस बात से एतराज होता है कि हम 1 मिनट बिजली जाती है तो खबर दिखा देते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा रहे हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल की क्या हालत है। हमें अच्छा लगता है जब ऐसी तस्वीर झारखंड से सामने आती है, जब वहां पर डीसी खुद अपना ऑपरेशन सदर अस्पताल में कराती हैं। दूसरी तरफ बिहार के एक सदर अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर लालू के लाल तेजप्रताप और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की फोटो खूब वायरल हो रही है, आप खुद देखिए। इवांका ट्रंप, जी ये हैं इवांका ट्रंप। लेकिन इवांका के साथ तेजप्रताप क्या कर रहे हैं, वो भी ताजमहल के आंगन में। तेजप्रताप का इवांका कनेक्शन क्या है? क्या कोई चक्कर तो नहीं? इवांका और तेजप्रताप के बीच कोई दिल वाला कनेक्शन तो नहीं? सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों ने तेज समर्थकों में इस रिश्ते को जानने और इवांका से मिलने की ललक पैदा कर दी है। 7 समंदर पार आई इवांका क्या तेजप्रताप से मिलने आई थी? तेजप्रताप के साथ इवांका की ये तस्वीर वायरल हो रही है। किसी ने शरारत कर इस फोटो को तैयार किया है। ओरिजिनल तस्वीर से इवांका के पति की फोटो हटाकर तेजप्रताप यादव के चेहरे को जोड़ दिया गया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी वाली तस्वीर को भी इसी तरह फोटोशॉप के जरिए तैयार किया गया है। ओरिजिनल तस्वीर ये है। लेकिन ये क्या, इवांका के साथ ये साइकिल वाला कौन है? और दिलजीत दोसांझ पैर फैलाए यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो, मतलब ये फेक दोस्त हैं जिन्हें इवांका इतनी पसंद आई कि इनके प्रशंसकों ने फोटो एडिट कर तस्वीर के मायने ही बदल दिए। खैर, लोगों की पसंद को इवांका ने पसंद किया और अपने ट्विटर हैंडल पर जगह दी, ये अपने आप में बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर गोपालगंज नाव हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। एक और शव बरामद कर लिया गया है। हम आपको बता दें, नाव हादसे में लापता अब तक 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 की तलाश हालांकि अभी भी जारी है। जादवपुर के मेहंदिया में शनिवार को नाव हादसा पेश आया था, जिसके बाद कई सारे शव जो हैं वो लापता हो गए थे, वो मिल नहीं रहे थे। लगातार एसडीआरएफ की तरफ से उन्हें ढूंढने का काम जारी था और अब तक लापता 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि 3 की तलाश अब भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गोपालगंज नाव हादसे से जुड़ी हुई।